हेलो क्लास 12th स्टूडेंट। आज का हमारा चैप्टर है डीएनएफ ब्लॉक। डीएनएफ ब्लॉक में जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, जो कि हमारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d 1 2 10 n is 1 to 2। ये होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का outermost electronic configuration where n is outermost shell, n-1 is inner shell, inner d orbital। में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है होता है स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। तो ऑल्दो हम डी एंड एफ ब्लॉक को ट्रांजिशन, कभी हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, कभी हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनमें जो n-1 d ऑर्बिटल है, या जो d ऑर्बिटल होता है इनका, वो कैसा होना चाहिए? पार्शली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए। कैसा होता है? वो पार्शली फिल्ड होता है, तो हम इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और ऐसे एलिमेंट जिनमें जो कि n-1 d ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, जैसे कि जिंक हो गया, इसमें इसमें कैडमियम है एंड मरकरी है। ये जो तीन है, इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d10 है। और ये 3d10 होने के कारण इनका d जो है वो पार्शली फिल्ड नहीं है। इवन इनकी जो सबसे नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है विच इज Zn+2, उसमें 4s के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं और d अभी भी कंप्लीट होता है, 3d10 होता है। तो इनके जो आयंस है या फिर जो एलिमेंट है, इसमें जो d है वो कैसा है? कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। इसके लिए एक स्टेटमेंट भी है, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। हेंस जो स्कैंडियम है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, बट जो जिंक है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ऑल्दो बोथ आर द डी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट जो है इनकी स्पेशल कैरेक्टर है, ट्रांजिशन मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड दे हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बहुत बार अगेन एंड अगेन हर बार इसका क्वेश्चन आता ही है, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से समझें कि ट्रांजिशन मेटल जो है उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? बहुत हाई होते हैं। और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब कि एटम्स को सेपरेट करने की जो एंथैल्पी है वो भी बहुत हाई होती है। कीवर्ड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस ईयर बोर्ड बिकॉज से ऑनलाइन चेकिंग होनी है। तो इसमें जो पहला है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इसका जो कीवर्ड है वो है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग। इसमें बहुत ज्यादा होती है क्योंकि बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा उसमें इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग होगी और मेटल मेटल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इससे ही उनके एटोमाइजेशन की एंथैल्पी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल हैव हाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जब हाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो इसमें आप लिखिएगा कि n बिकॉज n-1d एंड ns जो ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी नियरली सेम है, दे हैव नियरली सेम एनर्जी, इसलिए इनके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। और इसीलिए इसमें क्या होगा? वेरिएबल और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। सबसे ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होता है Mn का विच इज +7। ओके, और ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी देता है, सच एज +2 +3 +4 +5 +7 तक। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दैट मीन्स कि ये जो एलिमेंट हैं या सब इनके जो सब्सटेंसेज हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेवियर करते हैं। अगर कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में से दूर जाता है, मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाता है, तो वो कैसा होता है? डायमैग्नेटिक। से दूर से या डी से डर या डिस्टेंस से याद रखें, डी फॉर डी मतलब डायमैग्नेटिक। और अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के पास आता है तो उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ओके, तो पास आता है तो होगा पैरामैग्नेटिक और दूर जाएगा मतलब होगा वो डायमैग्नेटिक। अब जो ये मैग्नेटिक बिहेवियर आता है ये आता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उतना ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। और अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा दैट मीन्स D0 या फिर D10 या फिर कोई और ऐसा हो जिसमें पूरी कंप्लीट पेयरिंग हो,
तो फिर इस कंडीशन में वो कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो पैरामैग्नेटिक। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू √n n+2, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन। तो इससे हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है कलर ऑफ ट्रांजिशन आयन। हम बहुत बार देखते हैं कि ट्रांजिशन आयन के ट्रांजिशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, है ना, जैसे CuSO4। और इनके कलर किस रीजन से आते हैं, तो इसमें दो रीजन से कलर आता है। एक आता है कि जब जो डी ऑर्बिटल है वो कैसा है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो उसमें डी ट्रांजिशन होता है। जो डी होता है वो दो लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हाई लेवल एनर्जी डी और लोअर लेवल एनर्जी डी। तो इसमें डी ट्रांजिशन होता है, और डी ट्रांजिशन के कारण ही इनके क्या आते हैं, कलर आते हैं। तो इसका आप कीवर्ड्स क्या लिखोगे, डी ट्रांजिशन। जब आप थोड़ा सा बना के देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको समझ में आएगा इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है तो डी ट्रांजिशन। और अगर कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है या फिर डी जीरो है तो उसमें डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती अगर डी में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, या फिर डी जीरो है या फिर डी 10 है। तो इस कंडीशन में भी अगर कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो होता है चार्ज ट्रांसफर के कारण। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे आप, चार्ज ट्रांसफर, मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर के कारण। जैसे क्रोमियम ऑक्साइड का CrO3 का ऑरेंज कलर चार्ज ट्रांसफर के कारण होता है, और बाकी बहुत सारे एलिमेंट में जो कलर का रीजन है वो डी ट्रांजिशन है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और डी एंड एफ ब्लॉक बोथ सारे एलिमेंट्स है द एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स दैट मीन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है जिनके कारण ये ट्रांस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, टू तरह की वैलेंसी देते हैं, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इसका सबसे फर्स्ट रीजन है वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। फर्स्ट रीजन आप क्या लिखेंगे इसमें, फर्स्ट की पॉइंट क्या है इसका, वेकेंट, दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। सेकेंड होता है इन मेटल्स का स्मॉल साइज मेटल आयन। ओके, एंड थर्ड होता है हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी। ओके, तो ये तीन चीजें आप लिखेंगे किसमें, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स में। ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ये भी एक बार बहुत रीजन पूछा जाता है कि व्हाई ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स यूज जैसे कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट वो कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं, एक नया पाथवे या नए इंटरमीडिएट के थ्रू क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। अगर हमारे पास ये आता है कि कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं, तो इसके भी मैं आपको 3 रीजन बताती हूँ, 3 की पॉइंट है, आप इसमें लिखेंगे। एक तो ये क्या करते हैं, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, पहला रीजन। सेकंड क्या है, ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, तो नए तरह के न्यू इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। एंड थर्ड, दे प्रोवाइड न्यू पाथवे ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी, लो एक्टिवेशन एनर्जी पाथवे, जिससे रिएक्शन कैसे हो जाती है, फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, जब ट्रांजिशन मेटल के लेटाइस के अंदर कुछ स्मॉल एटम ट्रैप हो जाते हैं, स्मॉल एटम्स ट्रैप हो जाते हैं, जैसे कौन कौन से, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, इन देयर वॉइड्स, इन देयर क्रिस्टल वॉइड, such compounds are called interstitial compounds. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट। ई नॉट पे अक्सर क्वेश्चन आता है, मैं आपको इस चीज को इजी वे में बताती हूँ कि ई नॉट वैल्यू जो है, अगर अपन इसे लिखते हैं, ये रिडक्शन पोटेंशियल है M+3 से M+2 होने में। ओके, अगर M+3 से या कोई भी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट से कम ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मतलब ये कैसा है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अगर इसकी वैल्यू अगर हाई आती है, अगर ई नॉट की वैल्यू कैसी है, हाई है, मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, मतलब कम वाले ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। और अगर E+3 से 2+2 में बदलने की जो वैल्यू है वो कैसी है, लो है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल Mn+3 एंड CO+3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसका हाई पॉजिटिव ई नॉट है ना।
ठीक है, तो हाई पॉजिटिव ई नॉट है, हाई ई नॉट मतलब जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब Mn+2 एंड CO+2 कैसी हैं, स्टेबल है। दैट मीन्स ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन करा देगा और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे टाइटेनियम प्लस टू, वेनेडियम प्लस टू एंड क्रोमियम प्लस टू स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ई नॉट वैल्यू है, जो भी मैंने आपको बताया, जो ये ई नॉट वैल्यू है वो कैसी है, लो है। तो ई नॉट वैल्यू अगर लो होगी तो ये +3 वाला, मतलब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, मतलब ये +3 होना चाहते हैं, ये किसी एक को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और अगर ये किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस, तो इसलिए ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अभी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ई नॉट वैल्यू फॉर कॉपर इज पॉजिटिव, +3,4 है। ओके, अब पॉजिटिव है, हाँ, तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके हाई वैल्यू ऑफ एटोमाइजेशन एंथैल्पी एंड लो वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, इसलिए ये जो वैल्यू आती है कैसे आती है, रिडक्शन पोटेंशियल की, ये हाई पॉजिटिव में आती है। नेक्स्ट इस चैप्टर का सेकंड पार्ट पे आते हैं, जो कि है some important compounds of D block element. Some important compounds of D block element में पहला आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। K2Cr2O7 की प्रिपरेशन किससे करते हैं, क्रोमाइट ओर से, और क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला होता है FeCr2O4। ये है क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर किसे, जो K2Cr2O7 बनाने की प्रोसेस है वो 3 स्टेप प्रोसेस है, आपको तो तीनों स्टेप याद करनी है। सबसे पहले जो हम है क्रोमाइट और FeCr2O4 के रिएक्शन कराते हैं सोडियम कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन से, जिससे हमको मिल जाता है सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट दैट मीन्स कि Na2CrO4, ये होता है सोडियम क्रोमेट। यहाँ पे हमको क्या मिल गया है, क्रोमेट। ये विषय याद रखिए, ये क्या बन गया है, क्रोमेट। अब हमको क्या चाहिए, डाइक्रोमेट। हमने क्रोमेट मिल गया है, हमको चाहिए डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट के लिए जब हम क्रोमेट को एसिडिक मीडियम सोल्यूशन करते हैं इसका, तो ये चेंज हो जाता है डाइक्रोमेट में, तो हमको मिलता है सोडियम डाइक्रोमेट, मतलब Na2Cr2O7। ये बन गया सोडियम डाइक्रोमेट। इसका कलर होता है ऑरेंज। ठीक है, अब जब हमको इसको बनाना है पोटेशियम क्रोमेट, तो किसी भी पोटेशियम वाले कंपाउंड से इसकी रिएक्शन करवाएंगे, किसकी, डाइक्रोमेट की, Na2Cr2O7 + 2 KCl, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा, विच इज K2Cr2O7। ये हमको मिल गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। हमेशा याद रखो कि क्रोमेट है, उसको अगर H+ आयन या एसिडिक मीडियम में करते हैं तो डाइक्रोमेट में चेंज हो जाता है। अगर डाइक्रोमेट को OH आयन में रख दीजिए बेसिक मीडियम में, तो क्रोमेट में चेंज हो जाएगा। ये बहुत बार पूछी जाती है रिएक्शन। इन एसिडिक मीडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और ये कितने इलेक्ट्रॉन सीक करता है, 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से भी, और 6 इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बना देता है, 2Cr3+। यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम देखेंगे, +6 है, और ये +6 किस में कन्वर्ट हो रही है, +3 में। तो एक क्रोमियम आयन 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, टोटल 2 मिला के 6 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ये इसकी एक बैलेंस इक्वेशन। इसे बहुत बार क्वेश्चन आता है, हर बार बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो किसको किसमें चेंज कर देगा। तो हमेशा याद रखिए आपकी आई नेगेटिव है, आई नेगेटिव को ये नॉर्मल आई में चेंज कर देगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ पे इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कितने लगेंगे, 6, और ये 3I2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। और अगर इसी की रिएक्शन H2S से करा दी जाए, तो H2S में आप नेगेटिव आयन देखना है आपको हमेशा। नेगेटिव आयन कौन सा है, S2 नेगेटिव। तो ये क्या कर देगा, इसको सल्फर में चेंज कर देगा। एक सल्फर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की नीड है हमको। तो यहाँ पे कितने लगेंगे, 3। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3S। और बाकी आप हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन से बैलेंस कर सकते हैं इसको, जैसे कि 6H+ + 6 इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों रिएक्शंस को प्लस करके लिख देंगे तो आपकी बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम देखें कि Fe+2 को ये किस में चेंज कर देगा, इलेक्ट्रॉन लेके Fe+3 में, और ये भी कितने लग जाएंगे, एक Fe 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 6 लगेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 10 Sn+2, Sn+2 को ये किसमें बदल देगा, Sn+4 में। तो यहाँ पे ये भी कितने लगेंगे, 3 लगेंगे, और ये भी 3, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे सबके साथ में। ओके, आप इन दोनों रिएक्शन को मिला के और एक बैलेंस इक्वेशन बना सकते हैं, और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन होता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं जो एक और कंपाउंड है डी ब्लॉक एलिमेंट का, वो है पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4। KMnO4 भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि केमिस्ट्री में बहुत यूजफुल है। इसलिए हम इसको देखते हैं प्रिपरेशन। जब KMnO4 की प्रिपरेशन पायरोलुसाइड ओर से करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है MnO2। इसको क्या बोलते हैं? पायरोलुसाइड ओर। और ये 2 स्टेप प्रोसेस है। MnO2 की रिएक्शन KOH और ऑक्सीजन से कराते हैं तो K2MnO4 बनता है, और K2MnO4 को पोटेशियम मैंगनेट बोलते हैं। दिस इज पोटेशियम मैंगनेट। सेकेंड स्टेप में ये जो पोटेशियम मैंगनेट है K2MnO4, इसको हम एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो ये अपने आप KMnO4 में चेंज हो जाता है। और ये जो KMnO4 है, अब हम इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट। एक बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इसकी, जो KMnO4 है, KMnO4 वो 513 केल्विन पर गर्म करने पे डिसोसिएट हो जाता है K2MnO4 और MnO2 प्लस ऑक्सीजन में। ये बहुत बार पूछा जाता है, इट इज इम्पोर्टेंट रिएक्शन, तो इसको आप याद रखिए। जो KMnO4 है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये तीनों मीडियम में काम करता है, अल्कलाइन, न्यूट्रल एंड एसिडिक। इसको याद रखने के लिए याद रखें, अल्कलाइन मीडियम में ये लेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वहाँ पे केवल 1 इलेक्ट्रॉन देता है। न्यूट्रल मीडियम में ये 3 इलेक्ट्रॉन देता है एंड एसिडिक मीडियम में ये 5 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसको आपको और रूल से याद रखिए, 1, 3 एंड 5। ठीक है, बीच बीच में से हमको स्केप करना है। अब हम इससे सबसे ज्यादा रिएक्शन देखते हैं एसिडिक मीडियम में, जिसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और 5 इलेक्ट्रॉन सीक करता है। एसिडिक मीडियम में इसकी जो रिएक्शन होती है वो MnO4 नेगेटिव प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस कितने इलेक्ट्रॉन करता है ये एसिडिक मीडियम में? 5 इलेक्ट्रॉन। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? Mn प्लस 2 में। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो +7 है और यहाँ पे आप देखेंगे तो +2 है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का गैप है? 5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ही गेन कर लेता है किसी से भी और उसका क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन, और खुद हो जाता है रिड्यूस। इसमें भी सेम तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि अगर ये I- से रिएक्शन करेगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? अगेन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो I2 में, और यहाँ पे हमको यहाँ पे हमको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। पर रिक्वायरमेंट तो 5 की है तो हम इसमें किसका इंटू करेंगे? 5 का, और ऊपर वाली रिएक्शन में इंटू कर देंगे 2 का। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन बनेगी जिसको आप प्लस करके और फिर दोनों रिएक्शंस लिख सकते हैं। ऐसे ही जैसे अब हमने K2 से R2O7 में पढ़े थे, सेम यहाँ पे भी है। जैसे ये Fe+2 को किसमें कन्वर्ट कर देगा? Fe+3 में। इसमें 2 और आते हैं, एक आता है ऑक्सलेट आयन C2O4 2 नेगेटिव, जो कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये ऑक्सलेट आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ये जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में, और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और 2 CO2 मॉलिक्यूल बना लेगा। तो इसमें भी सेम आप 5 एंड 2 का मल्टीपल करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है H2S। H2S की भी सेम रिएक्शन होगी। इसमें एक होता है SO3 2 नेगेटिव की रिएक्शन, तो इसको बदल देता है SO4 2 नेगेटिव में, और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी रिलीज होते हैं। ये इसके सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। H2S में भी सेम इक्वेशन होती है जैसे वहां पे होती थी, तो यहाँ पे H2S हो रहता है तो ये किसको S में कन्वर्ट कर देता है। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं? इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, साथ में हाइड्रोजन आयन। तो आप इनको बैलेंस कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में दो रोज आती हैं जिनको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स एंड बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो ये होता है N-2 F1 2 14 N-1 D 0 to 1 एंड NS2। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन आते हैं वो आता है रेडियस ऑफ लेंथेनॉइड डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेंथेनॉइड की जो रेडियस है वो डिक्रीज होती है। ये किसके कारण होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। इसका जो एफ ऑर्बिटल है उसका पुअर 4f एंड जो ऑर्बिटल होता है उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो रेडियस है वो कम हो जाती है।
4 एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनॉइड और इनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज इनका जो साइज है वो सेम है और इसी कारण इनकी मोस्ट ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं, इसीलिए इनको सेपरेट आउट करना डिफिकल्ट होता है। इनके जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3 और ऑल्दो समटाइम्स ये +2 +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो ये थे आपके सारे लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट। हेलो 12th बोर्ड स्टूडेंट, मैं आपको केमिस्ट्री के हर चैप्टर से टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, जिससे आप अपने केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर पाओगे।